हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड वैन को देखते हैं, जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं और वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर बहुत सारे लोगों से लड़ती है। जब वो उन सबसे लड़ लेती है तो तभी उसके पीछे से आदमी उसको शूट कर देता है। वैन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस एक गोली से मैं मर जाऊंगी? तो वो आदमी कहता है कि ये गोली स्पेशली मैं तुम्हारे लिए बनवाई थी ताकि मैं तुम्हें इसी गोली से मार सकूं और तुम्हारे मरने के बाद उस एम्पायर का मालिक मैं बन जाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी हो जाएगी और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तभी वैन उसको कहती है कि अगर हम मरेंगे तो हम लोग साथ में मरेंगे, मैं अकेली क्यों मरूं। फिर तभी वो आदमी भी नीचे गिर जाता है और वैन भी नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ वैन को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था। वो लोग वैन के साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं और साथ ही वो उसको हरास करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में वहाँ पर वैन की फ्रेंड और उसकी सिस्टर नियांग आ जाती है। नियांग उसको कहती है कि सिस्टर क्या हुआ, तुम्हें बहुत डर लग रहा है, ये लोग तुम्हारे साथ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं वैन फैमिली में तुम्हारी अहमियत को सबसे कम कर दूं। वैन कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करना चाहती हो। नियांग कहती है कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ एक ग्रैंडपा करते हैं और वो हर चीज तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। तुम्हारे मरने के बाद वो सारी चीजें वैसी मुझे मिल जाएंगी और मैं अब डैड को बताऊंगी कि उनकी बेटी असल में कैसी है। फिर वो आदमी वैन के दोबारा से क्लोज आने लगते हैं तो वैन कहती है कि मैं कूद जाऊंगी, मेरे साथ इस तरह कुछ भी मत करना। लेकिन फिर वो सब लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। उन सबको लगता है कि वैन उनसे मजाक कर रही है और तभी वैन कूद जाती है। ये देखकर सब लोग और नियांग भी बहुत ही हैरान थे। फिर नियांग कहती है कि जाओ और जाकर इसको किसी माउंटेन पर फेंक कर आ जाओ, लेकिन बस यहाँ पर ये नजर नहीं आनी चाहिए। तो वो आदमी ऐसे ही करते हैं। वो लेट नाइट एक सुनसान जगह पर वैन की बॉडी को फेंक देते हैं और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो तभी वैन के पास बहुत सी सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ था, मैं मरी नहीं थी क्या, ये मैं जिंदा कैसे हो गई हूँ। और तभी सारी पास्ट मेमोरीज उसको दोबारा से रिकॉल होना शुरू होती हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लड़के आए हुए होते हैं। इतने में वहाँ पर फू भी पहुँच जाता है और फू और उसके फ्रेंड्स सबको कह रहे होते हैं कि आज तो रेसिंग होने वाली है। फू कहता है कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि हम लोग माउंटेन्स पर जाकर रेसिंग करें, तो हम सब लोग अब वहीं पर ही मिलेंगे। उसके बाद वो सब लोग अपनी कार्स में बैठते हैं और माउंटेन पर चले जाते हैं। उधर वैन किसी को ढूंढ रही होती है कि कोई उसकी हेल्प कर दे, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में उसको रेसिंग कार्स की आवाज सुनाई देती है तो वो कहती है कि मुझे वहीं पर ही जाना होगा, शायद वो लोग मेरी कुछ हेल्प कर दें। फिर वो रोड के दरमियान में जाकर खड़ी हो जाती है और वो फू की कार के सामने आ जाती है। फू बिल्कुल अचानक से अपनी कार को ब्रेक लगाता है और बाहर निकल के जाके वो उसको कहता है कि तुम मरना चाहती हो ना, तो तुम कहीं और जाके भी मर सकती हो, तुम्हें मेरी कार के आगे मरने का क्यों शौक है। तो वैन कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ, तुम यहाँ पर रेसिंग कर रहे हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम वो कार रेसिंग जीत जाओगे, लेकिन जीतने के बाद तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो फिर वो उसको ओके कर देता है और वैन अब ड्राइविंग सीट संभाल लेती है। वो बहुत ही अच्छे से ड्राइविंग सीख रही थी। वैन को ड्राइविंग करनी नहीं आती थी, लेकिन ये सब कुछ इन पावर्स का कमाल था। फू कहता है कि तुम्हारी तो ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। वैन कहती है कि चुप कर जाओ, मुझे अपने काम पर फोकस करने दो, हम लोगों को हॉस्पिटल भी जाना है। फू की गाड़ी की स्पीड देखकर उसके फ्रेंड्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ कैसे हो सकता है, फू तो कभी भी इतनी स्पीड में ड्राइविंग करता ही नहीं है। और उधर फू की कार हवा में उड़ रही होती है और उसके बाद फू वो रेस जीत जाता है। इससे पहले कि फू वैन से कुछ कहता, वैन बेहोश हो जाती है। फू फौरन से अपनी कार से निकलता है और वो वैन के पास आकर उसको उठा लेता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये लड़की कौन है और ये तुम्हारी कार में कैसे आ गई थी। तो वो कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं अभी तुम लोगों को नहीं सुना सकता, ये मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। ये कह के वो फौरन उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि हमें चेक करना पड़ेगा कैमरा से कि असल में ये लड़की उसके कार में आई कैसे है। और उधर वैन फू के घर पे होती है और डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है। तभी डॉक्टर फू को बताती है कि ये लड़की एक बिल्डिंग से गिरी है, लेकिन मैं ये बात सोचकर बहुत हैरान हूँ कि ये बच कैसे गई, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो इसका बचना नामुमकिन था, लेकिन मैंने इसको ट्रीटमेंट कर दिया है, कुछ ही देर में इस लड़की को होश आ जाएगा। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ ही देर में वैन उठ जाती है। वो फू को थैंक्स करती है, कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर जब वो वहाँ से जाती है तो फू कुछ सोचने लगता है और दूसरी तरफ फू के पास उसका असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट उसको कहता है कि मैंने उस लड़की का पीछा किया है, वो एक टैक्सी में बैठी थी और मैंने टैक्सी का नंबर प्लेट भी नोट कर ली है। तो वो कहता है कि ठीक है, उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन निकालो, वो लड़की कौन है और वो कहाँ से आई है, वो वहाँ पर कैसे पहुँची थी, मुझे हर एक बात का पता होना चाहिए। और उधर जब वैन एक विला के बाहर आकर रुकती है तो वो टैक्सी से बाहर निकलने के बाद उस विला को देखकर ये बात कह रही होती है कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ। तभी उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी बॉडी अभी इस
काबिल नहीं है कि वो इस पावरफुल एनर्जी को बर्दाश्त कर सके और तुम्हारे पास वो स्किल्स भी नहीं है। तुम्हें अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी होंगी। और फिर वैन अपनी पट्टी भी उतार देती है और उधर दोबारा से वही सीन दिखाया जाता है जब वैन फू के घर पर थी। वैन को जब होश आता है तो फू उसको कहता है कि तुम जानती हो कि तुमने जो शर्ट पहनी हुई है वो मेरी है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने कपड़े दोबारा से चेंज कर लो। तो वैन ऐसा ही करती है और इधर वैन फैमिली जब सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो डैड कहते हैं कि ये कैसी बदतमीजी है। वैन को ये बात समझनी चाहिए कि उसको लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ स्पेंड नहीं करनी चाहिए। तो मॉम कहती हैं कि ये उसकी आदत है, वो पहले भी अपने मेल क्लासमेट्स के साथ इसी तरह से करती आई है, तो इसीलिए हमने उसके बारे में इस दफा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो फिर वैन का भाई कहता है कि डैड वो 5 दिन से घर नहीं आई है। डैड कहते हैं कि फिर तो तुम लोगों को पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी। मॉम कहती हैं कि वो ऐसा करती रहती है, इसलिए हम लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और आपको इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वापस आ जाएगी। इतने में अंदर एक मेड आती है और वो कहती है कि वैन वापस आ चुकी है। ये सुनकर तो नियांग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। इतने में वहाँ पर जब वैन आती है तो नियांग उसको देखकर डर जाती है। वो कहती है कि तुम इंसान हो या फिर एक गोस्ट हो। तो वैन कहती है कि क्या हुआ, मुझे लगता है कि मुझे देखकर तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई, ना ही तुमने मेरा वेलकम किया है, मैं 5 दिन बाद घर वापस आई हूँ। तो मॉम फिर नियांग को रिलैक्स रहने को बोलती हैं। फिर वो वैन से बोलती हैं कि क्या तुम्हारी नजर में ये तुम्हारा घर नहीं है, तो तुम कहीं भी जाकर नाइट स्पेंड कर लेती हो। वैन कहती है कि मैं इतने टाइम तक किधर थी, ये बात नियांग बहुत ही अच्छे से जानती है, तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग उसी से पूछ लें। आप लोग नियांग को देखें, इसको देखने से ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं मरी हुई थी और दोबारा से जिंदा होके आई हूँ। नियांग कहती है कि देखो सिस्टर, ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बस कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो गई थी, इस वजह से मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो फिर डैड कहते हैं कि नियांग सिर्फ तुम्हारी बहुत केयर करती है, वैसे तुम अब तक किन लड़कों के साथ थी। वैन कहती है कि डैड मैं जिन लड़कों के साथ थी मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, हाँ लेकिन मुझे इतना पता है कि हाई स्कूल से निकलने के बाद मुझे कुछ लड़के जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, लेकिन नियांग उन लड़कों को बहुत ही अच्छे से जानती होगी। नियांग कहती है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डैड फिर वैन को डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम हर बात में नियांग का नाम क्यों ले रही हो, ठीक है वो तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुमसे ब्लड रिलेटेड तो है ना, वो तुम्हारी बहन नहीं लेकिन मेरी बेटी जरूर है और तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, और अगर अब तुम चुप ना हुई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वैन कहती है कि डैड अगर आप कर सकते हैं तो आप मुझे शूट कर दें। फिर जब डैड वैन को शूट करते हैं तो वैन अपनी पावर्स का यूज करती है और नाइफ उस बुलेट को काट देती है। वैन कहती है कि डैड आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आप इन सब चीजों को रहने ही दें। और तभी उधर से वो भी आ जाता है। वो कहता है कि आप लोग वैन के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। वैन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था। फिर वो बहुत सारी पिक्चर्स डैड के पास फेंक देता है। वो वही पिक्चर्स होती हैं जब नियांग उन लड़कों के साथ मिलकर वैन को हरास कर रही थी। डैड उन पिक्चर्स को देखकर नियांग को एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं जो कुछ भी हुआ है फेक है या असल ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम्हारा इस घर से निकलना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है और ये मेरा आखिरी फैसला है, और साथ ही तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी, अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। फिर मॉम नियांग को वहाँ से ले जाती हैं और फिर वैन भी फू के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो फू से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें वो फोटोज कहाँ से मिली हैं। तो फिर फू कहता है कि वो मैंने निकलवा ली थी और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वैन कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहोगे। तो फू उसको कहता है क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तुम जानती हो कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर एक डिनर कर लो, तो ठीक है इस बात को याद रखना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ वैन सब अपने रूम में होती है। तभी उसको एक मैसेज आता है कि वो कॉरिडोर में आ जाए। जब वो वहाँ पर जाती है तो तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और पीछे से नियांग वैन को एक डंडा मारने वाली होती है, लेकिन वैन गायब हो जाती है। नियांग उसको हर जगह पर ढूंढती रहती है, लेकिन वैन उसको कहीं पर भी नजर नहीं आती। वैन उसको गायब होकर 2 थप्पड़ मारती है और उसके बाद उसके सामने आकर वो उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई थी क्या, तो तुम्हारे हाथ में ये डंडा क्यों था। देखो मैं तुम्हें अभी से समझा दूं कि तुम मुझसे इस तरह के बदले मत लो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी ना तो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो प्लीज तुम सोच समझ कर फैसला करना कि तुमने करना क्या है। और फिर जब सुबह होती है तो वैन अच्छे से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है। तभी डैड उसको रोक कर कहते हैं कि नियांग को कल बहुत ही बुरी इंजरी हुई है, क्या ये सब कुछ तुमसे रिलेटेड तो नहीं है ना। तो वैन कहती है कि नियांग क्या ये सब कुछ मुझसे रिलेटेड है। नियांग कहती है कि नहीं नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और उधर जब फू के पास उसके फ्रेंड्स पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फू उसी लड़की की फोटो देख रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये तो वही लड़की है ना जो उस रात
तुम्हारे साथ थी, यानी वैन। तुम इसकी फोटो क्यों देख रहे हो? वो कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम लोगों को आगे जाकर बता दूंगा। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करता है और उनको कहता है कि मैंने आपके लिए एक डॉटर इन लॉ ढूंढ ली है। मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही उसके फ्रेंड से सुनकर बहुत ही हैरान होते हैं। वो कहता है कि मॉम मैं बहुत जल्द आपको उसके साथ मिलवाऊंगा, लेकिन अभी मैं फोन रखता हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो किधर जाना चाहिए, तो वो कहता है कि वहीं पर जहाँ पर वैन पड़ती है। और दूसरी तरफ वैन जब अपने इंस्टीट्यूट में जाती है तो वहाँ पर सब लोग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो सब लोग कहते हैं कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस अचानक से कैसे आ गया। उसके बाद वो अपनी क्लास में जाकर एक लड़के के साथ बैठ जाती है। फिर वो अपनी क्लास को देख रही होती है और उसकी क्लास में सब लोग ये अजीब तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। उसकी क्लास बिल्कुल डिसिप्लिन से बाहर होती है। फिर टीचर क्लास में आती है और उनकी क्लास लेती है। जब क्लास खत्म हो जाती है और टीचर वहाँ से जाती है तो एक लड़की वैन के पास आती है। वो लड़की उसको कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने तुम्हें हरास किया है। ये बात स्कूल के ग्रुप में भी शेयर हो चुकी है। अब तुम ये मत कहना कि ऐसा नहीं हुआ। तो वैन कहती है कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ लेकिन तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए तुम अपनी जबान को बंद रखो। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जितने भी मुश्किलात आती हैं वो सारी जबान की वजह से आती हैं? आई होप कि तुम समझ चुकी होगी। तो उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही वैन उसको किक कर देती है। उसके बाद एक लड़का आ रहा होता है तो वो उस लड़के को भी किक करती है और वो कहती है कि अंदर से तुम लोग अपनी औकात में रहना, वरना मैं तुम लोगों को सीधा करना अच्छे से जानती हूँ। और सारी क्लास ये देखकर शॉक्ड होती है कि अब वैन को हो क्या गया है। ये पहले की तरह तो बिल्कुल भी नहीं रही है, जो कि बिल्कुल ऐसे वीक सी होती थी। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की लग रही है। और फिर दूसरी तरफ वैन एक जगह पर खड़ी हुई कुछ सोच रही होती है। इतने में नीचे से ही उसको वो देख लेता है। वो उसके पास जाने लगता है और वैन भी बाहर आ रही होती है तो तभी सामने उसको ली मिल जाता है। वैन अपने दिल में कहती है कि ये तो मेरा फियांसे है ना, जिसके साथ मुझे जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। पता नहीं मेरे मॉम डैड को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी ली उससे कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने तुम्हें हरास किया है। देखो चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम जैसी डर्टी वुमन से शादी नहीं कर सकता और मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। तो वैन कहती है इसका ये मतलब हुआ कि तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? तो मर्जी है तुम्हारी, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ब्रेकअप तुम नहीं बल्कि ब्रेकअप मैं करूंगी। ली कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? ली को वैन की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसको हिट करने वाला था, लेकिन इतने में फू ली का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ साइड पे करता है। तो तभी ली कहता है कि तुम कौन हो और मैं अपनी फियांसे से बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें दरमियान में आने की कोई जरूरत नहीं है। फू कहता है कि मैं तुम्हारी फियांसे का फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ करने नहीं दे सकता। ली फिर वैन को बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। जब फिर ली वहाँ से जाता है तो कुछ ही देर में वहाँ पर नियांग भी आ जाती है। नियांग कहती है कि सिस्टर ये स्कूल है और यहाँ पर आप किस तरह बिहेव किए जा रहे हैं सबके साथ, ऐसा बिहेवियर आप किसी के साथ नहीं रख सकती। और ली जो आपका फियांसे है ना, उसके साथ आपने ये सब कुछ कैसे किया है? तो वैन उसको कहती है कि तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना कुछ ही देर में मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम हो कौन। नियांग फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फू वैन को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैन कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करके आ चुके हो, अपने काम से काम रखो और मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो तभी उसके कार के अंदर से फू निकल कर आता है। फू उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वैन कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन फू उसको जबरदस्ती उठा लेता है और उसको अपनी कार में डाल देता है। फिर जब वो दोनों कार में होते हैं, वैन कहती है कि मैंने जब तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी तो तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तो फू कहता है कि मैंने भी तो कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब तुम इतने ज्यादा चलोगी तो तुम बहुत ही सूख जाओगी, तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर वैन ड्राइवर को कहती है कि कार रोको, मैं यहीं पर ही उतरूंगी। तो ड्राइवर भी कार रोक देता है। फू कहता है कि तुमने क्यों कार रोक दी है? ड्राइवर कहता है कि मैं कार को आगे नहीं चला पा रहा हूँ। तभी वैन डोर ओपन करके वहाँ से चली जाती है और ड्राइवर कहता है कि आप मेरा यकीन करें, मैंने डोर भी लॉक किए थे, लेकिन कोई भी कार इस तरह बिहेव तो नहीं करती है, मेरी कार को पता नहीं क्या हो गया है। और उधर जब वैन जा रही होती है तभी वो देखती है कि उसके क्लासमेट्स की कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है। वो वहाँ पर जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ओपोनेंट टीम का एक आदमी कहता है कि तुम अपने इन लोगों को बोल दो कि मैंने जो काम इनको कहा है वो ये लोग कर दें, मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस कर दें, वरना अगली दफा मैं इन लोगों की टांगे और हाथ दोनों तोड़ दूंगा। वैन कहती है कि आकर तुम इनको हाथ लगा के तो दिखाओ। फिर जब उसके लोग वैन से लड़ने के लिए आते हैं तो वैन उनसे बहुत ही अच्छे से लड़ती है और लास्ट पर वो उसी डंडे को उस आदमी की तरफ फेंकती है जो कि ट्री के अंदर जाकर फंस जाता है। वो ट्री के आर पार हो जाता है। तो वैन उस आदमी को कहती है कि ये मैंने सच में ट्री को ही मारा था, अगली दफा ये निशाना तुम्हें लगेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से गायब हो जाओ। वो आदमी फौरन वहाँ से भाग जाता है और उधर फू भी उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था।
फिर उसके बाद फू वैन के पास जाता है। वैन उसको कहती है कि तुम यहाँ पर भी मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तो फू उसको कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देख लिया कि तुम्हारी कुछ लोगों से फाइटिंग हो रही है और तुम्हारे फ्रेंड्स भी इंजर्ड हैं, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों की हेल्प कर देता हूँ। चलो चल के जरा इन लोगों की बैंडेज कर देते हैं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वैन के उन दोनों क्लासमेट्स की बैंडेज हो रही होती है। वो भी खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और डॉक्टर उन दोनों की बैंडेज कर रही थी और वैन भी उसकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। फिर फू कहता है कि अभी तक तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि वैन कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, वैन तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वो दोनों क्लासमेट्स और वो डॉक्टर भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो डॉक्टर खुद भी फू की फ्रेंड थी। वो सब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और वैन कहती है कि ये सब कुछ कब हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं है। वो कहता है कि ये सब कुछ तब हुआ था जब मैंने माउंटेन पर तुम्हें उस रात बचाया था और अब तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाता हूँ। फिर दूसरी तरफ वो दोनों कार में होते हैं और जब वैन का घर आता है तो वैन फू से कहती है कि आप कोशिश करना कि मेरे सामने जरा कम आना और इस तरह की फजूल बात दोबारा अपने मुंह से निकालना भी नहीं। फिर जब वो घर के अंदर एंट्री होती है तो उसका भाई उसका वहाँ वेट कर रहा था। वो कहता है कि मुझे बहुत ही टेंशन हो रही थी, आप किसी स्ट्रेंज गाड़ी से निकल कर आई थी इस वजह से। तो वैन कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका भाई कहता है कि स्कूल में जो कुछ भी र्यूमर्स फैली हुई हैं मैंने उनको हैंडल करने की पूरी कोशिश कर ली है, अब कोई भी आपको कोई बात नहीं कहेगा। वैन कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो उसका भाई कहता है कि ये सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कर रहा, आप मेरी बहन है और जब आपकी रेपुटेशन खतरे में होगी तो मेरी भी होगी और ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया है। तो वैन उसको ओके करके वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ फिर वो सब लोग साथ में खाना खा रहे थे। तभी मॉम सबको बताती है कि एक पार्टी होने वाली है और हमारी फैमिली को भी इसमें इनवाइट किया गया है तो हमें वहाँ पर चलना होगा। वैन कहती है कि आप लोग चले जाइएगा, मैं तो वहाँ पर नहीं आऊंगी। तो मॉम कहती है कि वहाँ पर तो हमारी फैमिली को भी मुश्किल से बुलाया गया है, वहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और तुम वहाँ पर जाने के लिए भी नखरे कर रही हो, तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना पड़ेगा। और तभी नियांग वैन को देखते हुए सोचती है कि एक दफा तुम उस पार्टी में आ जाओ, फिर तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ऐसा कुछ तुम्हारे साथ करूंगी कि तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। और फिर दूसरी तरफ वैन अपनी अलमारी खोलकर अपने कपड़े देख रही होती है। वो कहती है कि मुझे पार्टी के लिए कुछ नए कपड़े ले लेने चाहिए। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास उसका भाई आता है और वो उससे कहता है कि तुम किधर जा रही हो? वैन कहती है कि मैं मॉल जा रही हूँ, क्यों तुम्हें कोई काम था क्या? तो उसका भाई कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने भी वहाँ से कुछ सामान लेना है। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल आते हैं, वहाँ पर वो दोनों शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद जब वो लोग काउंटर पर जाते हैं तो एक लड़की पहले से ही शॉपकीपर के साथ कुछ बहस कर रही होती है। वो उनसे कहती है कि आप एक काम करें कि मुझे सब में कुछ डिस्काउंट दे दें, लेकिन शॉपकीपर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। तभी वैन उसकी जगह पर भी कुछ पैसे पे कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो तभी वो लड़की वैन को रोककर उसको कैंडीज भी देती है और उसे कहती है कि मुझे अपना नंबर दे दो, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम लोगों को वापस कर दूंगी। तो वैन कहती है कि ये कैंडीज हम लोग रख लेते हैं, लेकिन पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वैन अपने भाई को भी एक लॉलीपॉप देती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में सामने से कुछ लोग आ जाते हैं। वो सारे के सारे गुंडे होते हैं और वो सब लोग वैन को मारने के लिए आए थे, लेकिन वैन अपनी पावर्स का यूज करके फाइटिंग से पहले ही उन सब लोगों को मार भगाती है। फिर वो उसके बॉस को पकड़कर पूछती है कि मुझे शराफत से बता दो कि तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। उसका बॉस कहता है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें तो बस पैसे दिए गए थे और ये काम करने के लिए बुला गया था। तो वैन कहती है कि ठीक है, तुम अब सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ और अगली दफा अगर तुम लोग नजर आए तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। फिर जब वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वैन अपने भाई से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी क्लास में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, और तुम लोगों का कोई इवेंट भी होने वाला था। तो उसका भाई कहता है कि जी हमारा कंपटीशन होने वाला है और मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं जीत भी सकूंगा या फिर नहीं। तो वैन कहती है कि ठीक है, फिर तुम मुझे अपने साथ ले जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू मिलिट्री से बात कर रहा होता है, वो कैप्टन से मिलता है और साथ ही साथ वो शूटिंग कॉम्पिटिशन भी देख रहा होता है। तभी वो स्क्रीन पर वहाँ पे एक लड़के को देखता है जिसके साथ वैन खड़ी हुई होती है। वो कैप्टन से पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो कैप्टन बताते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा शूटर है और मुझे लगता है कि ये कंपटीशन यही लड़का जीतेगा। तो वैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप उसके पीछे खड़ी उस लड़की को जानते हैं। तो कैप्टन कहते हैं कि वो कोई स्टूडेंट तो नहीं है, शायद वो उसके साथ आई हो। तो वो कहता है लेकिन मैं उस लड़की को भी जानता हूँ। कैप्टन कहते हैं कि आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। तो वो उनको बताता है कि मेरा उसके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। और उधर वैन अपने भाई को शूटिंग करने की स्किल्स सिखा रही होती
होती है। उसका भाई कहता है कि आप तो बहुत कुछ सीख चुकी हैं, क्या आप जानती हैं कि आपकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा हैं। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर लू आ जाता है और लू उन दोनों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। वो उनका बहुत ही ज्यादा मजाक बना रहा था। लू कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझसे अच्छा नहीं खेल सकते हो। वैन कहती है कि तुम्हें किसी का इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। तो लू कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझसे मुकाबला कर लो। तो वैन का भाई कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो लू कहता है मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारी बहन वैन से मुकाबला करना चाहता हूँ। ये जो इतनी ओवर स्मार्ट बन रही है ना, मैं चाहता हूँ कि यही मुकाबला करे मुझसे। मैं भी देखता हूँ कि ये मुझसे किस तरह जीत सकती है। और वैन भी आगे से ओके कर देती है। उधर कैप्टन फू को कहते हैं कि इस तरह नहीं हो सकता, हमारे कंपटीशन के दरमियान में कोई आउटसाइडर आकर कुछ भी नहीं कर सकता है, मुझे इसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो फिर फू कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे सब में कोई भी मसला नहीं है, देखना वो बहुत ही अच्छे से खेलेगी। तो कैप्टन कहता है कि लगता है ऐसे जैसे आप उसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, वैसे आप दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई है। वो कहता है क्योंकि उसका मुझसे बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और उधर वैन कहती है कि ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ। फिर इधर सबसे पहले लो शूट करता है और उसके 98 पॉइंट्स होते हैं। फिर उसके बाद वो वैन को कहता है कि क्या हुआ, तुम डर तो नहीं रही हो ना? देखो, अगर तुम डर रही हो तो तुम ये छोड़कर जा सकती हो। मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम अपने आप को एम्बैरस मत करो और यहाँ से चली जाओ। तो वैन कहती है कि तुम इस तरह मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हो, सबसे पहले तुम्हें देखना चाहिए कि मैं किस तरह परफॉर्म करती हूँ। उसके बाद वैन शूट करती है और वो टारगेट की तरफ देखती तक नहीं है, वो बहुत ही अच्छे से टारगेट पर ही शूट करती है। तो फिर लू कहता है कि देखना, तुम्हारे तो सारे पॉइंट्स ही मिस हुए होंगे क्योंकि तुमने तो वहाँ पर देखा तक नहीं है। तो वैन उसको कहती है कि ठीक है, तो तुम पहले देख लो। जब लू उस तरफ देखता है तो वो ये देखकर हैरान था कि उसके तो 100 पॉइंट्स होते हैं। तो वो उससे कहता है कि ये सब कुछ तुमने चीटिंग की है, मैं जानता हूँ, तुम असल में इस तरह कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम्हारे पास इतनी स्किल्स कैसे आ सकती हैं? अच्छा, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तो वैन का भाई कहता है कि तुमने तो एक बैट की थी ना, पहले तुम उस शर्त को तो पूरा कर दो। तो फिर लू कहता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ वैन, और मैं अगर एम्बैरेस होऊंगा तो तुम भी एम्बैरेस होगी, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। वैन कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं फील करूंगी, बस तुम उस तरह करो जिस तरह मेरे भाई ने करने को बोला है। लेकिन लू उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तो तभी वो फू से टकरा जाता है। तो लू कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था, असल में मैं उसके साथ इस तरह कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो फिर फू कहता है लेकिन लगता तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस रहे थे और तुमने उसके साथ कंपटीशन भी तो किया है ना, अब अगर तुम हार गए हो तो तुम्हें अपनी बैट पूरी करनी ही पड़ेगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देखना कि कल सुबह का सूरज लू फैमिली नहीं देख सकेगी। फिर उसके बाद लू और उसके फ्रेंड्स उस पनिशमेंट को भुगत रहे होते हैं। वो लोग सारे ग्राउंड पर क्रॉलिंग कर रहे थे और साथ ही ये कह जा रहे थे कि हम लोग एक वेस्ट हैं। उधर फू वैन से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, अब तुम्हें मुझे एक फेवर देना चाहिए, गर्लफ्रेंड। तो वैन का भाई कहता है कि गर्लफ्रेंड, आपका वैन के साथ क्या रिलेशन है? और वैन तो लू की फियांसे है ना। तो वैन कहती है कि मेरा फू के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, और जहाँ तक बात है लू की, तो मेरा उसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, मैं जल्दी उसके साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दूंगी। और तभी फू नाटक में रोने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा सैड कर दिया है, मैं हर जगह पर तुम्हारी हेल्प के लिए आता हूँ और तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे किसी काम का भी नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वैन कहती है कि बकवास बंद करो और अपनी ओवर एक्टिंग ना अपने पास रखो। उसके बाद वो अपने भाई को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ वैन और उसका भाई जब घर वापस जाते हैं तो डैड तभी स्टेयर से नीचे आ रहे होते हैं। तो उसके बाद वो वैन को कहते हैं कि अगर अभी तक तुमने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की है तो मैं तुम्हें नियांग के कुछ कपड़े दिखा सकता हूँ, वो कपड़े तुम लोग बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे और वो तुम पहन के जा भी सकती हो। तो वैन कहती है कि डैड, मैं ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहनूंगी, मुझे इस तरह के कपड़े नहीं है पसंद, और मुझे जो भी कपड़े लेने होंगे वो मैं खुद से ले लूंगी, तो आपको उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं कि तुम मेरे सामने ऐसे सामान कैसे चला सकती हो, तुम एक लड़की हो और तुम्हें लड़की जैसे कपड़े पहनने चाहिए। वैन कहती है कि डैड, अब बस बहुत हो गया, आपको इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना होगा, मेरा जो मर्जी दिल करेगा वो मैं करूंगी। और उधर फू अपनी मॉम से मिलता है। मॉम उसको कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि उस पार्टी में मेरी डॉटर इन लॉ आएगी या फिर नहीं। तो फू कहता है कि हो सकता है कि वो आ जाए। ये सुनकर मॉम बहुत खुश हो जाती है और उसको कहती है, शराफत से इस दफा तुम मुझे उससे मिलवा देना, या फिर अगर नाम मिलवाना तो मुझे दिखाई देना कि वो कैसी दिखती है। और फिर दूसरी तरफ मॉम असिस्टेंट के साथ उसी पार्टी में गई हुई थी। वो वहाँ पर छुपकर सारी लड़कियों को देख रही होती हैं और अपनी डॉटर इन लॉ को ढूंढ रही होती हैं। फिर उसके बाद वो पार्टी के अंदर चली जाती हैं। दूसरी तरफ नियांग अपनी मॉम के साथ उस पार्टी में ही होती है और लू और उसकी मॉम भी नियांग और उसकी मॉम से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। लू की मॉम कहती हैं कि लगता है कि लू वैन से ज्यादा नियांग में इंटरेस्टेड है। तभी उधर ही वैन और उसका भाई भी आ जाते हैं। वैन का भाई कहता है कि मॉम और सिस्टर वहाँ पे खड़ी हुई हैं, हमें वहाँ पे चलना चाहिए।
तो वैन कहती है कि मुझे उनके पास जाना ही नहीं है क्योंकि मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। फिर उसके साथ वैन एक लड़की से बातें कर रही होती है कि इतने में वहाँ पर नियांग आ जाती है और नियांग कहती है कि हमारी सारी फैमिली उस साइड पे है और तुम यहाँ पर अकेले खड़े होकर क्या कर रही हो, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो फिर वैन कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ जाने का कोई भी शौक नहीं है और मैं अपनी फैमिली के पास तो कभी भी नहीं जाऊंगी। नियांग कहती है कि मैं तो बस एक बात कर रही थी, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो। तो वैन फिर नियांग के कान में कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की इस दफा कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हर प्लान के अंदर फंस जाऊंगी? इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद वो उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और फिर खुद भी स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तो फू वैन को बचाकर बाहर निकाल कर ले आता है। वैन उसको कहती है कि मुझे नीचे उतारो, फिर वो उसको नीचे उतारता है और साथ उसको अपना कोट देता है। इतने में डैड वहाँ पर आ जाते हैं और नियांग डैड को कहती है कि डैड आप देख रहे हैं ना कि इसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, मैं तो बस इसको ये कहने के लिए गई थी कि वो हमारी फैमिली के साथ आकर खड़ी हो जाए। तो फिर डैड कहते हैं वैन तुम्हें अब इससे माफी मांगनी चाहिए, तुमने बहुत ही बुरी हरकत की है। तो वैन कहती है कि डैड इस सब के लिए मैं उससे कभी भी माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी लू की मॉम कहती है कि तुम एक बहुत ही शेमलेस लड़की हो, यहाँ तक कि तुम्हें तो गर्ल्स की तरह ड्रेसिंग करनी भी नहीं आती है। ग्रैंडपा की वजह से मैंने अब तक तुम लोगों के साथ रिलेशन रखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इस एंगेजमेंट को तोड़ देना चाहिए। फिर लू भी कहता है कि अब मैं वैन के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं इस एंगेजमेंट को यहीं पर ही तोड़ना चाहता हूँ। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, तो तुम लोग खुद से फैसले करने लग गए हो। उसके बाद वो वैन से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो। तो वैन कहती है कि जी मैं ऐसा ही चाहती हूँ। उसके बाद ग्रैंडपा सबको ये अनाउंस कर देते हैं कि जैसा आप लोगों ने सुन लिया, मेरी ग्रैंड डॉटर लू फैमिली के साथ अपना रिलेशन नहीं रखना चाहती, वो लू को पसंद नहीं करती और उससे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करवाना चाहती है। तो आज से इन दोनों की एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है और अब इन दोनों की शादी नहीं होगी। यह सुनकर वैन अपने डैड को थैंक्स भी करती है। तभी लू की मॉम कहती हैं कि ठीक है, तुम लोगों ने हमारे साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया, लेकिन इस लड़की से अब कौन शादी करेगा, इसके तो बिहेवियर ही इस तरह के हैं कि कोई इंसान इसको देखना भी नहीं चाहेगा। तभी फू फिर वैन को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा। फिर वो ग्रैंडपा को कहता है कि आप ये बात अनाउंस कर दें। तो ग्रैंडपा ये सबको अनाउंस कर देते हैं कि अब वैन और फू की शादी होगी। तभी फू अपनी मॉम को भी बुला लेता है। मॉम वहाँ पर आती हैं और वो ग्रैंडपा से मिलती हैं। ग्रैंडपा भी उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो अपनी डॉटर इन लॉ से भी मिलती हैं और वहाँ पर सब लोग कुछ ज्यादा ही खुश होते हैं, लेकिन नियांग बिल्कुल भी खुश नहीं होती, वो बहुत जेलस थी। तभी ग्रैंडपा निंग को कहते हैं कि शायद अब सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि मेरी ग्रैंड डॉटर असल में क्या चाहती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वैन के साथ अकेले में कुछ बात कर लूँ। फिर वैन उनको अपने साथ कहीं पर ले जाती है। उधर मॉम फू को कहती है कि तुमने अब मेरी डॉटर इन लॉ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तुमने इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना, समझ आ रही है ना तुम्हें। तो फू उनको ओके बोल देता है और इधर ग्रैंडपा वैन से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि फू तुम्हें इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं वैसे भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो कि तुम्हें सच में प्रोटेक्ट कर सके, और अब मुझे लगता है कि फू वैसा ही इंसान है, वो तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। वैसे तुमने इस शादी के बारे में क्या सोचा है। तो वैन कहती है कि अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ग्रैंडपा कहते हैं कि फू फैमिली एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और मैं एक और बात भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सोल्जर बन जाओ। वैन जब ग्रैंडपा की ये बात सुनती है तो वह हैरान हो जाती है। वो अपने दिल में कहती है कि मैं तो ये सब कुछ बचपन से चाहती थी। फिर वो अपने ग्रैंडपा को कहती है कि ठीक है, मैं सोल्जर बन जाऊंगी। और फिर दूसरी तरफ असिस्टेंट फू के पास जाकर उनको बताता है कि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, आपको जाना पड़ेगा। तो वो मॉम को वहीं पर छोड़कर फौरन वहाँ पर जाता है। वो असल में कैप्टन से मिलने के लिए गया था। कैप्टन उससे कहते हैं कि हम चाहते हैं आपकी गर्लफ्रेंड अब मिलिट्री ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसकी शूटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। वो कहता है कि हो सकता है कि वो ज्वाइन कर ले, लेकिन अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही। ये सुनकर कैप्टन थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि वो क्यों। तो फू उनको बताता है वो अब मेरी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं रही क्योंकि वो मेरी फियांसे बन चुकी है। और दूसरी तरफ वैन एक बॉक्सिंग मैच देखने के लिए आई हुई होती है। दोनों ओपोनेंट्स बहुत ही अच्छा खेलते हैं और जब एक ओपोनेंट जीत जाता है और वहाँ से चला जाता है तो लोग दूसरे ओपोनेंट को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठ रहा था। तभी उनको पता चलता है कि वो तो मर चुका है। ये सुनकर सारे लोगों में खलबली मच जाती है। सब लोग ये सुनकर बहुत ही हैरान होते हैं। तभी वैन सोचती है इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइट किसी को मारने के लिए की गई थी। फिर वो भी वहाँ से चली जाती है और उधर वही ओपोनेंट अपने बॉस के पास जाता है और वो उनसे कहता है जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हें उसके मुताबिक तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद वैन उसी बॉस के पास जाती है। वो उस बॉस को कहती है कि तुम इस तरह किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकते, ये सब कुछ इलीगल है। फिर वो अचानक से अपनी पावर से अपनी गन निकाल लेती है।
बॉस कहता है कि या तो मुझे मारना चाहती हो। वैन कहती है कि नहीं, ये तो बस मेरे पास एक गन है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तभी बॉस भी अपनी पावर से एक गन निकाल लेते हैं और कहते हैं देखो मेरे पास भी एक गन है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपनी औकात में रहना। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और वैन ये सोचती है कि तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इंसान भी वही हो सकता है। ये सोचते ही वो भी फौरन वहाँ से जाती है। और फिर दूसरी तरफ वैन फू के साथ कार में होती है। फू उसको एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट एक गन होती है। फू उसको कहता है कि ये गन मैंने खुद डिजाइन की है एंड आई होप कि ये तुम्हें पसंद आएगी। ये गन तुम्हारे इस ब्रेसलेट से भी कंट्रोल हो सकती है और ये फुली तुम्हारे लिए ही डिजाइन की गई है। वैन को वो गिफ्ट अच्छा लगता है। और फिर दूसरी तरफ वैन जब अपनी क्लास में होती है तो उसके साथ लड़का उसको बताता है कि मुझे कल एक और बात पता चली है। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा गैंग आया है जिसका बॉस ये है, जिसका नाम तैंग है। वैन जब उस आदमी की फोटो देखती है तो उसको फौरन याद आ जाता है कि ये तो वही बॉस है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान थी। इतने में वहाँ पर टीचर आती हैं और कहती हैं कि एक लड़की हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन आई है। सब लोग उसका वेलकम करते हैं। उसके बाद वो वैन के पास आती है और उस लड़के को कहती है कि मैं वैन के पास बैठना चाहती हूँ। वो लड़का जब पीछे जाता है तो सू फिर वैन के पास आकर बैठ जाती है। वैन कहती है कि तुम हो कौन, तुम मुझे सच सच बता दो। तभी वो लड़का फिर वैन को बताता है कि मेरे कंप्यूटर के तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं और बाकी सब लोग भी कहने लग जाते हैं कि हमारे मोबाइल के सिग्नल्स बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। इतने में वहाँ पर एक कार रुकती है और उसके अंदर से तैंग निकलता है। उसके बाद तैंग स्कूल के अंदर आता है और वो वैन से टकरा जाता है। फिर वो वैन से सॉरी करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वैन उसको देखते ही पहचान चुकी होती है तो वो फौरन से अपने मोबाइल से उसी लड़के को कॉल करती है और वो उसको बताती है कि तैंग हमारे स्कूल में आ चुका है। उसके साथ लगभग 30 लोग होंगे और वो हमारे स्कूल में बॉम्ब भी फिट कर चुका है। अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा और साथ ही ये बात फू तक भी पहुँचा दो। वो लड़का उसको ओके करके कॉल कट कर देता है और उधर फू बार बार वैन को कॉल ट्राई कर रहा था लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती है। तो फिर वो असिस्टेंट को कुछ ऑर्डर्स देता है और फिर दूसरी तरफ यही बात कैप्टन तक भी पहुंचा दी जाती है कि एक एकेडमी के अंदर कुछ लोग बहुत ही बुरे मकसद से घुसे हैं। वो तादाद में ज्यादा भी हो सकते हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने स्कूल के अंदर बॉम्ब फिट किए हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ वहाँ पर करना ही पड़ेगा। ये न्यूज हमें अभी अभी पहुंची है। तो कैप्टन इसके ऊपर फौरी अमल करने का उन सब लोगों को कह देते हैं। और उधर ही दूसरी तरफ वैन सू के साथ ये पता करने की कोशिश कर रही होती है कि बॉम्ब किधर किधर हो सकते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉम्ब फट चुका था और वो धमाका बहुत दूर होता है। तो वैन कहती है हमें कुछ भी करना होगा, हम यहाँ पर मिलिट्री के आने का वेट नहीं कर सकते हैं, हमें बॉम्ब को कुछ भी करके खुद ही डिफ्यूज करना होगा। एंड वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो बॉम्ब रखा हुआ था। फिर उसके बाद वो फौरन से उस लड़के को कॉल करती है और उसको सब कुछ बताती है। उसको कहती है कि यहाँ पर एक बॉम्ब है और हमें इसको डिफ्यूज करना है। और दूसरी तरफ तैंग एक लड़की के साथ वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि अभी तक तो सिर्फ एक ही बॉम्ब फटा है, बाकी क्यों नहीं फटे। तो वो लड़की कहती है कि लगता है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मैं भी जाकर चेक करके आती हूँ। फिर जब वो वहाँ से जाती है तो तैंग अपनी पावर्स का यूज करता है और वो वहाँ पर पूरा एक जाल बिछा देता है। फिर जब बाहर फू वहाँ पर मिलिट्री के साथ आता है तो वो लोग अंदर नहीं जा सकते। फू कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, उन लोगों ने पता नहीं यहाँ के लोगों को यरगमाल क्यों बना के रखा होगा, मेरी वाइफ भी अंदर है, मुझे कुछ भी करके अंदर जाना ही होगा। तो कैप्टन कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स भी हैं, सब लोगों को उनके कब्जे में है, हम लोग कोई भी गलत स्टेप नहीं उठा सकते हैं। और आप इस बाउंड्री को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उन्होंने करंट भी छोड़ा हुआ है, हम अंदर भी किसी तरीके से नहीं जा सकते, हम कोई ना कोई कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज इस तरह मत करें। तो फिर फोन की बात सुन लेता है और इधर वही लड़की टैंक को बता देती है कि मैंने जो बॉम्ब लगाया था वो किसी ने डिफ्यूज कर दिया है, लगता है कि यहाँ पर जो चूहे रहते हैं उनको सुकून नहीं आएगा, अब मैं उस इंसान को ढूंढकर सबसे पहले उसी को ही खत्म करूंगी। और फिर तभी टैंक को याद आता है कि उससे वैन टकराई थी। तो वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि ये छोटा चूहा कौन हो सकता है और मुझे पता है कि उसी चूहे को ही सुकून नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अब उस चूहे के मरने का वक्त आ चुका है। और दूसरी तरफ सारी क्लास के बच्चे एक बेसमेंट में छुपकर बैठे होते हैं। तभी वो लड़का फू के असिस्टेंट को सिग्नल्स दे रहा होता है। असिस्टेंट फिर फौरन से फू को बताता है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक बेसमेंट में बैठे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। उसके अलावा वैन ने वहाँ पर मौजूद बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर दिया है। कैप्टन कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन फू कहता है कि वो बहुत ही ब्रेव है, वो ऐसा कर सकती है। और फिर दूसरी तरफ वैन जब जिम के अंदर गई हुई होती है, वो एक और बॉम्ब को डिफ्यूज कर रही होती है। इतने में वो लड़की उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी हो जाती है। वो कहती है तो अच्छा कि यानी वो तुम थी जो कि ये सारा काम कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम मेरे किए हुए काम पर पानी फेर रही हो और ऐसा मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। फिर इतने में सू शूट करती है और वो लोग छुप जाते हैं। उसके बाद वैन और सू एक साथ शूट करती हैं, जिसकी वजह से उस लड़की के बाजू को छूकर वो गोली गुजर जाती है और वो लड़की फौरन वहाँ से भाग जाती है। इतनी देर में वैन एक और बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर देती है। फिर उसके बाद वो अपने क्लासमेट्स के पास जाती है और उन सब लोगों के सामने वो पिस्टल्स रखते हैं और 7 बंदूकें भी। वो उन सब कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर मौजूद सब लोगों को मारना चाहते हैं, तो मार
मरने से अच्छा है कि हम लोग किसी को मार के ही मरे। अपनी अपनी गन्स उठा लो, हम लोगों को अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर निकलना होगा। फिर वो सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी गन्स उठा लेते हैं। फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी सामने से टैंक का बंदा और उसके साथी आ जाते हैं और वो सब लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हें बताते हैं कि अब किस तरह गन शूट की जाती है और किस तरह गन को यूज किया जाता है। फिर वो सब लोग फायर करते हैं, लेकिन वैन अपनी पावर्स से उन बुलेट्स को वहीं पर ही रोक देती है। फिर उसके बाद सारे क्लासमेट्स शूट करते हैं और टैंक के सारे बंदे मर जाते हैं। तो एक आदमी डर के फौरन वहाँ से भाग जाता है और तभी वैन को बताया जाता है कि असल में टैंक रूफ टॉप पर है, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। और इधर वो आदमी टैंक के पास जाता है, वो उसको सब कुछ बता देता है कि एक लड़की है और उसके पास नेचुरल पावर्स हैं, वो उन पावर्स का यूज करके कुछ भी कर सकती है और वो हमारे साथ भी कुछ कर देगी। लेकिन इतने में वहाँ पर वैन पहुंच जाती है। वो लड़की और वो लड़का दोनों उसके ऊपर गन शॉट करते हैं, लेकिन वैन को कोई भी गोली नहीं लगती। फिर वैन शूट करती है, लेकिन टैंक भी उस गोली को हवा में ही खत्म कर देता है। वो कहता है कि आज देखते हैं कि किसकी पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो दोनों अपनी पावर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वैन कहती है कि मेरी पावर अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, मेरी बॉडी की यही लिमिट है, इससे ज्यादा मैं नहीं लड़ सकती हूँ। तभी वहाँ पर धुआं फैलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर तभी फू उसको उठाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए हो। फू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, देखो अब मैं सारी लाइफ सिंगल भी तो नहीं रह सकता हूँ ना, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी और मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। वैन ये सुनकर बेहोश हो जाती है और फिर दूसरी तरफ वैन का चेकअप चल रहा होता है। फू कहता है कि क्या हुआ, जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना। तो डॉक्टर बताती है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि आज ही सारी रात कोमा में रहे, इसके उठने का कोई भी चांस बन सकता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती। और तभी वैन उठ के बैठ जाती है, तो सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर कहती है कि शायद अब मेरी जरूरत नहीं रही, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तो डॉक्टर फौरन वहाँ से निकल जाती है और फू वैन से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बचा सकता हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे क्लासमेट सभी मिलिट्री की कस्टडी में हैं, क्योंकि उन सब लोगों को भी गन्स पकड़ते हुए देख लिया गया था। ये सब कुछ स्कूल में इलीगल है। वैन कहती है कि मैंने उन सबको ये सब कुछ करने को बोला था और उनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, उन्होंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। वो कहता है कि मैं जानता हूँ और उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उधर वो अपनी मॉम को कॉल करके बता देता है कि मैं बहुत जल्द ही वैन से शादी करने वाला हूँ और इधर वैन के पास उसके क्लासमेट्स मिलने के लिए आते हैं। तो वैन उनको कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम सब लोग बिल्कुल ठीक हो। तो उसके क्लासमेट्स कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम मिलिट्री ज्वाइन कर रही हो, तुम एक काम करो कि तुम ज्वाइन कर लो। तो वैन कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ तुम सब लोग भी मिलिट्री ज्वाइन करो, क्योंकि तुम सब लोग भी बहुत ही अच्छा खेलते हो। ये सुनकर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो सब लोग वहाँ से जाते हैं तो सू वैन से मिलने के लिए आती है, उसको हक कर लेती है और कहती है कि शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वहाँ पर फू आ जाता है और वो सू को वैन से दूर करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मेरी वाइफ है और अब तुम इसको इस तरह हक नहीं कर सकती हो, समझ आ रही है तुम्हें। तो सू कहती है कि पहले ये मेरी फ्रेंड है। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो वैन कहती है कि तुम दोनों चुप कर जाओ, मुझे लगता है तुम दोनों बच्चे बन चुके हो, पागलों की तरह क्यों लड़े जा रहे हो। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है और बताता है कि कैप्टन आपसे मिलना चाहते हैं। तो वैन कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम उनको बिठा दो। फिर उसके बाद वैन कैप्टन से मिलने के लिए जाती है। कैप्टन उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हारा एक कोड वर्ड रखा है जो कि है वुल्फ, अब से मैं तुम्हें वुल्फ ही बुलाया करूंगा। वैन कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ आर्मी मुझे कुछ ज्यादा ही फॉलो कर रही है। तो कैप्टन कहता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम आर्मी में आ जाओ। तुम्हारे ग्रैंडफादर भी एक बहुत ही अच्छे सोल्जर थे और मुझे लगता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर में भी वही एबिलिटी होगी और तुम्हारी एबिलिटी से तो यही लग रहा है कि तुम उसमें आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वैन कहती है कि ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेकर आऊंगी। कैप्टन कहता है कि वो कैसे लोग हो सकते हैं। वैन कहती है कि वो मेरे पार्टनर्स होंगे और मैं उनको अपने साथ लेकर आऊंगी। मैंने अपनी कंडीशन आप लोगों के सामने रख दी है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो मैं भी नहीं आऊंगी। कैप्टन कहते हैं कि ठीक है इस बारे में मैं आपको सोच कर बताऊंगा। तभी वहाँ पर फू आ जाता है और कहता है शायद अब मेरी वाइफ को रेस्ट की जरूरत है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो कैप्टन ओके करके वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ वैन अपनी फैमिली के पास वापस जाती है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी डैड फिर वैन को कहते हैं कि अब तुम्हें अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अब कहीं और एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत ही जल्द तुम्हारी मिस्टर फू से शादी हो जाएगी। और तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि तुम सोल्जर बनना चाहती हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तुम जानती हो ना कि डैड ने भी सोल्जर के बारे में ये शर्त रख के बहुत ही गलत किया है। इस तरह सिर्फ हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए तुम सोल्जर नहीं बन सकती हो। वैन कहती है कि डैड मैं सोल्जर बनना चाहती हूँ और मैं बन के दिखाऊंगी, मुझे किसी और के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो हमारा रिश्ता है ना फादर और डॉटर का, प्लीज इसको दरमियान में दोबारा कभी मत लाइएगा, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि आप मेरे डैड हैं। मैं आपके साथ रिस्पेक्ट से पेश आ रही हूँ, तो आपको भी चाहिए कि आप मेरे साथ इस तरह मत करें, मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। ये सुनकर डैड को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ असिस्टेंट फू के पास जाता है। फू आज बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि बहुत ही जल्द वैन और उसकी शादी होने वाली थी
और फिर दूसरी तरफ फू अपनी कंपनी में से कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसको वहाँ पर अपने एम्प्लॉय की आवाज आ जाती है। वो किसी को अपना घर बेचना चाहता था, तो फिर वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि अगर तुम अपना घर बेचना चाहते हो तो तुम मुझे बेच सकते हो, मैं वो घर खरीद लूंगा। उसका एम्प्लॉय कहता है लेकिन मैं आपको घर कैसे बेच सकता हूँ। फू कहता है लेकिन मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं खरीद लूंगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वैन और उसका क्लासमेट दोनों उस घर को देखने के लिए जाते हैं, तो वो आदमी उस घर की बहुत ही अच्छी कीमत लगाता है। वो एक बहुत बड़ा विला था। वैन कहती है कि इतने बड़े घर की आपने इतनी थोड़ी सी कीमत कैसे लगा ली है। और वो क्लासमेट भी कह रहा होता है कि क्या इस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ किया है। देखिए अब आप इसमें ये बात तो नहीं कह सकते हैं कि आप हमें जानते थे, ये आपका हक है, तो आप इस तरह इसको क्यों जाया कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता है कि आप उसकी फिक्र मत करें, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस कीमत पर इस घर को ले लें तो, लेकिन इस घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो वैन उस घर को फाइनल कर देती है। और फिर दूसरी तरफ वैन के पास कैप्टन की कॉल आती है और कैप्टन उसको कहते हैं कि आपने जो कंडीशन रखी थी मिलिट्री ज्वाइन करने की वो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। वैन कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपने पार्टनर्स को आपके पास ले आऊंगी। कैप्टन कहते हैं कि क्या मैं ये बात आपके फादर को बता दूं। तो वैन कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। और फिर तभी उसके पास सू आ जाती है। सू उसको कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक न्यू घर लिया है, प्लीज तुम मुझे अपने साथ रख लो क्योंकि मैं होमलेस हूँ, मेरे पास अब रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तो वैन कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम्हें कुकिंग आती होगी है ना। सू कहती है कि हाँ मुझे कुकिंग आती है। तो वैन उसको अपने घर पर जगह दे देती है। फिर उसके बाद जब वैन डोर खोलती है तो सामने उसको फू मिल जाता है। फू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और अगर तुम्हें खाना बनाना है तो उसके लिए मैं सामान भी लाया हूँ, चलो मिलकर खाना बनाते हैं। वैन कहती है कि उसका इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। इतने में वहाँ पर सू पहुँच जाती है और वो कहती है कि फू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फू कहता है कि ये मेरी वाइफ का घर है और मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वैन फिर फू को कहती है कि तुम्हारी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी है, कोशिश करो कि इसको बंद रखो वरना मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। तो फू अपने माउथ को लॉक कर देता है। और फिर दूसरी तरफ कैप्टन वैन और उसके पार्टनर से बात कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो कहता है कि वैन का मैरिटल स्टेटस तो मैरिड दिखा रहा है, लेकिन ये तो कह रही है कि ये सिंगल है। यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो फिर वो जीनियस लड़का फौरन से चेक करता है अपने कंप्यूटर पर और वो वैन को बताता है कि हाँ तुम सच में मैरिड हो, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ है तुम्हें जानना पड़ेगा। वैन को समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ फू नहीं करवाया होगा। वो फौरन से फू के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ही मेरा मैरिटल स्टेटस चेंज किया है ना। वो कहता है कि हाँ, तुमने कहा था कि तुम राजी हो, तुम मुझसे शादी करोगी, तो इसलिए मैंने तुम्हारा मैरिटल स्टेटस चेंज कर दिया है। वैसे मैंने इसमें क्या गलत किया। फिर वैन फौरन से उससे दूर होती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो और मैं तुम्हें एक हेडशॉट दूंगी और काम खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद भी मिलिट्री में हूँ और मिलिट्री में रहने वाले ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, मैं खुद ही जल्दी मर जाऊंगा, तुम उसको छोड़ दो। वैन कहती है तुम मुझे ये बताओ कि डाइवोर्स लेने के लिए तुमने क्या कंडीशन रखी हुई है। वो कहता है कि मैंने ये कंडीशन रखी हुई है कि तुम 3 साल मेरे साथ गुजारोगी और उसके बाद फिर मैं तुम्हें खुद ही डाइवोर्स दे दूंगा, फिर आगे मर्जी है तुम्हारी। वैन फिर फू से उसका कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ डैड अपने घर में अपना मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहन रहे होते हैं और नियांग उनके पास आती है। वो कहती है कि डैड, लगता है कि आज आपको मिलिट्री वालों ने दोबारा कॉल की है। डैड कहते हैं कि हाँ, आज उन्होंने मुझसे कहा है कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और साथ ही उन्होंने मुझे कोई बहुत ही अहम सरप्राइज देना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर चला जाता हूँ। डैड आज बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद डैड वहाँ पर मिलिट्री वालों के साथ बैठे हुए थे। इतने में वहाँ पर कैप्टन आते हैं और फिर कैप्टन अनाउंस करते हैं कि आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बातों के लिए बुलाया है। हमारी मिलिट्री को कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और वो बहुत ही ब्रेव स्टूडेंट्स हैं। उन लोगों ने खतरनाक गैंग के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़े हैं और मुझे लगता है कि वो हमारी मिलिट्री के काबिल हैं। फिर उसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स अंदर आ जाते हैं, उनमें वैन और उसके पार्टनर्स होते हैं। कैप्टन फिर डैड को भी मुबारकबाद देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी अब मिलिट्री को ज्वाइन करने वाली है। डैड को ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि मेरी बेटी को तो गन चलाना भी नहीं आती है और इसके पास तो स्ट्रेंथ 0 है, तो ये किस तरह मिलिट्री ज्वाइन कर सकती है। वो कहता है कि अफसोस हो रहा है मुझे कि आप उसके डैड हैं और आप उसके बावजूद वैन को पहचान ही नहीं सके हैं, आपने कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ फू, तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे क्योंकि वो तो तुम्हारी फियांसे है ना, लेकिन वो मेरी बेटी है तो मैं उसकी एबिलिटीज को जज करूंगा, ये किसी भी सूरत मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकती है।
तो फिर वैन का क्लासमेट भी कहने लग जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, आप इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। यहाँ तक कि इसने स्कूल में लगे हुए सारे बॉम्ब डिस्पोज किए हैं और बॉम्ब को डिस्पोजल इतना आसान नहीं होता। डैड कहते हैं मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ। तभी वैन कहती है वैसे तो मिलिट्री के अंदर जो भी आता है उसको उसकी एबिलिटी पर जज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक फाइट करें, हम लोग देख लेते हैं कि हम दोनों में से कौन जीता है। अगर मैं जीती तो आप अपने इन केयरफुल वर्ड्स की मुझसे माफी मांगेंगे, जो कुछ भी आपने बोला है उसके लिए। डैड को सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं मैं और तुमसे माफी मांगूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वैन कहती है कि ये तो देखते हैं ना फाइटिंग के बाद। उसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वैन बहुत ही अच्छी फाइट कर रही होती है अपने डैड से। वैन अपने डैड को कहती है कि इस वक्त आप मेरे डैड नहीं हैं बल्कि आप मेरे ओपोनेंट हैं और मैं आपको हराने के लिए कुछ भी करूंगी। डैड बार बार हार रहे होते हैं, उनको गुस्सा आता है और वो गन से वैन को शूट करते हैं, लेकिन वो बुलेट्स वैन तक नहीं पहुंच पाती और वो वहीं पर ही गिर जाती हैं। डैडी सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान थे। वो कहते हैं कि तुम इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हो। वैन कहती है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों इस वक्त ओपोनेंट हैं और आपने तो कहा था ना कि मैं मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मिलिट्री को ज्वाइन करने की एबिलिटीज मौजूद हैं डैड। फिर वहाँ पर तभी सब लोग वैन के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और फिर दूसरी तरफ कैप्टन वैन और उसके फ्रेंड्स के साथ होते हैं। तभी वो सब लोग खड़े होते हैं और कैप्टन फिर उसके बाद वैन को कहते हैं कि अब से ये तुम सब लोगों की कमांडर होगी और तुम सब लोग अब सोल्जर हो गए और तुम लोगों ने इसी के हुक्म को फॉलो करना है, तुम लोगों ने इसके अलावा किसी और को फॉलो नहीं करना। समझ में आ रही है ना? तुम सब लोगों को चाहिए कि तुम सब लोग भी वैन की तरह बनो, तभी तुम लोग मिलिट्री में रहने के काबिल बन सकते हो, वरना अगर तुम लोग चाहो तो इसको छोड़कर चले जाना। तो वैन कहती है कि कैप्टन आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा, मेरे पार्टनर्स कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद वैन अपने दिल में कहती है कि मैं कब से यही सवाल अपने आप से पूछती हुई आई हूँ कि मैं यहाँ पर आई ही क्यों हूँ और इस दुनिया की रियलिटी क्या है और मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है, मैं यहाँ पर क्यों जिंदा हूँ अभी तक। लेकिन अब मुझे उसका जवाब मिल चुका है क्योंकि मेरे अंदर एक मिलिट्री की स्पिरिट है और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। मेरा मिशन मेरे कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और बाकी सब लोगों को प्रोटेक्ट करना है ताकि यहाँ पर रहने वाले लोग सुकून से जी सकें। मैं सबसे पहली कमांडर हूँ वैन फैमिली की और मुझे इस सब पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और फिर सब लोग सैल्यूट करते हैं। इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।